कैसे हो आप लोग। मैं सोनू कुमार फिर से आज आप लोगों को जैक का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन है विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कौन सा ओरिएंटेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो देखो आप, ये सपोज आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या आपका शो कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें मैंने एक डायपोल रखा कुछ इस प्रकार। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू। ये ओरिएंटेशन आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका राइट की ओर है और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? राइट की ओर है। देखो आप, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आपका डायपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन है। तो जब दोनों का डायरेक्शन ई और पी दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाए तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट आपका क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole moment and dipole moment are पैरेलल। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट आपका पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देन दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो क्या है आपका? when electric field and dipole moment are parallel, then this is the stable equilibrium. Now the next question, if the radius of Gaussian surface including a charge is halved, how does the electric flux through the Gaussian surface change? Okay, मतलब ये कि एक Gaussian surface है जिसके अंदर कोई चार्ज है। ओके, और उस Gaussian surface के रेडियस को यदि आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा Gaussian surface से वो कैसे चेंज करेगा। ओके, तो देखो आप, सपोज मेरे पास ये एक गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर चार्ज आपका क्या दे रखा है? इसके अंदर चार्ज सपोज Q है। तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होगा? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और मैंने क्या किया? रेडियस को हाफ कर दिया गया, अभी भी चार्ज वही है, तो अभी भी गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। देखो आप, जो फ्लक्स है गॉस थ्योरम से यदि मैं देखूं तो जो फ्लक्स है वो आपका रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ओनली डिपेंड कर रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, बट देखो आप, ये जो चार्ज है ये आपका क्यूब, मतलब ये जो फ्लक्स है ओनली चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स आपका इंडिपेंडेंट है रेडियस के। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा कि मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई, ये क्या होता है? ये होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। ओके, अब देखो, अब क्या है? तो मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन
depends on only the charge enclosed by Gaussian surface, enclosed by Gaussian surface. ओके, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर बस डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हैंस मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इफ रेडियस को हाफ कर दिया जाए, इफ रेडियस इज हाफ्ड. ओके, तो ये आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q by epsilon naught फ्रॉम गॉस थ्योरम. So electric flux depends on only the charge enclosed by Gaussian surface. Hence electric flux does not change if the radius is halved. Okay. Now the next question. Define the term electric dipole moment of a dipole. State its SI unit. Okay. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं डिफाइन करूं उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. तो मैं बोलूंगा two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small distance. Just a second. Yeah. Separated by two equal and opposite charges separated by a small distance form an इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, मतलब ये कि यदि दो चार्ज, टू इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वो क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, अब देखो जैसे मैं इसका डायग्राम बना दूं तो ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज दैट इज -q एंड +q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं 2a. ओके, तो 2a क्या है आपका, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड है आपका स्मॉल डिस्टेंस से, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, जस्ट अ सेकेंड, डाइपोल मोमेंट आपका होता है डाइपोल मोमेंट. ओके, डाइपोल मोमेंट जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. और यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वो होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज. ओके, जो आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों के डिस्टेंस के बीच, मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर. एंड the direction of dipole moment is from negative to positive charge, from negative to positive charge. ओके, तो इसे इस तरह हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को. ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का
डायरेक्शन होता है। ओके, यदि मैं इसकी यूनिट की बात कर लूँ, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो आपका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट मतलब P, ये क्या होगा, तो देखो डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, Q इंटू 2a, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। ओके, तो कूलम मीटर आपका क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in a stable equilibrium and unstable equilibrium। ओके, मतलब कौन सा ओरिएंटेशन में डाइपोल आपका यदि रखा गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इसे मैं समझता हूँ। देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों पैरेलल हो जाए। तो पहला केस ये जो है, पहला फिगर ये जो है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। किसका है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। ओके, इसमें देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने क्या बताया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी राइट की ओर है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मैं थीटा क्या बोलूंगा, 0 डिग्री। और ये आपका जो दूसरा फिगर है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। किसका है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इस केस में आपका थीटा क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की ओर है, तो थीटा क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल रहे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल रहे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मैं लिखूंगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole moment, if electric field and dipole moment are parallel, then this is the stable equilibrium. This is the stable इक्विलिब्रियम। ओके, और यदि वो एंटी पैरेलल होगा, जैसे यहाँ सेकेंड फिगर है आपका, देन दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इफ दे आर एंटी पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। इफ दे आर एंटी पैरेलल, then this is the unstable equilibrium. This is the unstable equilibrium. Okay, now next question, name the physical quantity whose SI unit is Newton per coulomb. Is it a scalar or a vector quantity? मतलब ये कि आपको ये बताना है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन पर कूलम मतलब क्या, न्यूटन बाय कूलम, और न्यूटन क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट है, और कूलम चार्ज का। तो फोर्स बाय चार्ज ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज यूनिट न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी।
तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो क्यों होता है। तो देखो आप, यदि कोई कंडक्टर है और इसे मैं कोई एक्सेस मतलब इसमें एक्स्ट्रा चार्ज मैं सप्लाई करता हूँ, सपोज ये इनिशियली न्यूट्रल है और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज क्या करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, तो किसी भी कंडक्टर में जो एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे। तो यदि मैं इसमें चार्ज सप्लाई कर दूं, सपोज मैंने ये कंडक्टर है जो इनिशियली न्यूट्रल था, इसमें मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दिया, ओके, पॉजिटिव चार्ज इसमें डाल दिया, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ रिसाइड करेगा, इसके सरफेस पे, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। ओके, इस कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज जीरो होगा। तो देखो कंडक्टर के अंदर मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि कंडक्टर के अंदर ऐसे लिखूं इसे मैं कि एनी एक्सेस चार्ज, एनी एक्सेस चार्ज, any excess charge in a conductor, in a conductor reside मतलब वो कोई भी एक्सेस चार्ज कहाँ रहेगा आपका, resides on the surface of conductor, on the surface of conductor, मतलब वो कंडक्टर पे सरफेस मतलब कंडक्टर के सरफेस पे होगा। एंड नेट चार्ज, एंड नेट चार्ज inside the conductor, inside the conductor is zero। ओके, नेट चार्ज जो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो। हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो inside the conductor, inside the conductor। ओके, और इसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूं गॉस थ्योरम का यूज करके। ओके, जैसे सपोज ये मैंने फिगर लिया है और इस हमको ये दिखाना है कि इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके नीचे में गॉसियन सरफेस लूंगा। क्या लूंगा, एक गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। और मुझे पता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज जीरो होता है, तो ये गॉसियन सरफेस क्या है, कंडक्टर के अंदर है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, इनक्लोज नेट चार्ज जीरो होगा। तो मुझे पता है बाय गॉस थ्योरम मुझे ये मालूम है, ये फ्लक्स जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप, Q इक्वल टू जीरो होगा कहाँ, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यदि Q जीरो हो गया मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू क्वेश्चंस। ओके, सो बाय एवरीवन।